हेलो दोस्तों, आज हम तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण कह सकते हैं पीरियाडिक क्लासिफिकेशन ऑफ। पहले हम बात कर लेते हैं तत्व की कि तत्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया और परिभाषा किसने दिया। तत्व की परिभाषा है क्या, फिर किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा तत्वों की जब खोज हुई तो उनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं हम पदार्थ की कि आखिरकार पदार्थ क्या है। तो पदार्थ है क्या, या पदार्थ को दूसरे शब्द से जानते हैं एक द्रव्य। तो पदार्थ या इसे मैटर के नाम से भी जाना जाता है। तो पदार्थ है क्या, हम जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो द्रव्यमान रखती हैं और स्थान घेरती हैं। यही जो वस्तुएं होती हैं वो पदार्थ या द्रव्य कहलाती हैं। तो हम परिभाषा में कह सकते हैं ऐसी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है या भार रखती हैं तथा स्थान घेरती हैं वो द्रव्य कहलाती हैं। अब द्रव्य की अगर अवस्था की बात किया जाए तो द्रव्य की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अगर कुल अवस्थाओं की बात किया जाए तो 5 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था बढ़ जाती है। अब पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया। एक भाग जो हमारा होता है उसे शुद्ध पदार्थ कहा जाता है, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा जो भाग हमारा होता है उसे अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। एक शुद्ध पदार्थ हुआ, दूसरा हमारा आता है अशुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ ऐसी वस्तुएं जिनमें समान प्रकार के परमाणु मिले होते हैं वो शुद्ध पदार्थों का निर्माण करते हैं। जिनमें असमान प्रकार के पदार्थ मिले होते हैं या असमान प्रकार के परमाणु मिले होते हैं वो अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अब शुद्ध पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया। एक हमारा भाग होता है तत्व का, तत्व। दूसरा भाग हमारा आता है यौगिक का, यौगिक। इसी प्रकार से अगर अशुद्ध की पदार्थ की बात किया जाए, अशुद्ध पदार्थों के अंतर्गत एक भाग हमारा आता है समांगी, समांगी मिश्रण इसके अंतर्गत। दूसरा होता है विषमांगी, विषमांगी। तो हम लोग शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ के बारे में समझ गए कि वे पदार्थ जिनमें असमान प्रकार के परमाणु मिले होते हैं अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। इनको 2 भागों में बांटा गया, एक समांगी, दूसरा विषमांगी। तो ऐसे 2 या 2 से अधिक पदार्थ जो मिलने पर एक जैसे अवयव प्राप्त होते हैं उन्हें समांगी पदार्थ कहा जाता है, और ऐसे जिनमें अवयवों के कण अलग अलग होते हैं उन्हें विषमांगी पदार्थ कहा जाता है। अगर विषमांगी का उदाहरण देखा जाए तो कह सकते हैं बालू और पानी का जो मिश्रण होता है वो विषमांगी मिश्रण होता है। और अगर कहा जाए कि शक्कर और पानी का जो मिश्रण होता है वो समांगी आपका होता है। तो बालू को सिलिका के नाम से जानते हैं, और हमारा जो पानी है इसका प्रतीक H2 होता है, जो शक्कर है उसका प्रतीक C या अणुसूत्र कह सकते हैं। जल का जो अणुसूत्र होता है वो H2O है, और शक्कर का जो अणुसूत्र होता है वो C12H11 होता है। फिर अगली बात हमारी है तत्व और यौगिक है। तो जब समान प्रकार के परमाणु आपस में मिले होते हैं तो तत्वों का निर्माण होता है, या ऐसा कह सकते हैं जो छोटे छोटे कणों से मिलकर या परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं वो तत्व कहलाते हैं। जब 2 या 2 से अधिक एक निश्चित अनुपात में तत्वों को मिलाया जाता है तो यौगिक का निर्माण होता है। तो यहाँ से हमको विशेषकर जो यहाँ अध्ययन करना है वो तत्व है। तत्व के बारे में हमको विशेष अध्ययन करना। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर तत्व की कि आखिरकार तत्व शब्द का प्रयोग किसने किया। तो सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग रॉबर्ट बायल ने 1661 ईस्वी में किया। कब किया गया? 1661 ईस्वी में किसने किया? रॉबर्ट बायल ने किया। फिर तत्व की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दिया? तत्व की परिभाषा की अगर बात किया जाए तो तत्व की परिभाषा सर्वप्रथम एंटोनी लारेन ने दिया। तत्व की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दिया? तत्व की परिभाषा सर्वप्रथम एंटोनी लारेन ने दिया। और इन्होंने परिभाषा में बताया क्या? बताया तत्व
पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है, तत्व पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जिसे दो या दो से अधिक भौतिक व रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता है। ये बात हो गई तत्व की। अगर हम उदाहरण के रूप में इसी को समझें, तो हम कह सकते हैं, अगर हाइड्रोजन की बात किया जाए, हाइड्रोजन परमाणु है, तो हाइड्रोजन जो परमाणु होता है उसका प्रतीक होता है H। अब H को हम विभाजित या बंटवारा या बांटा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर इसी स्थान पे हम जल की बात कर लेते तो जल का अलग अलग बांटा जा सकता है, क्योंकि इसमें अगर अलग अलग बांटा जाए तो एक हाइड्रोजन परमाणु आपका है, दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन परमाणु है। तो तत्व की जो परिभाषा हुई वो कहते हैं तत्व पदार्थ का वह सूक्ष्म कण है जिसे दो या दो से अधिक भौतिक या रासायनिक विधियों द्वारा बांटा नहीं जा सकता है। अगर आधुनिक परिभाषा की बात किया जाए, आधुनिक परिभाषा हमारी क्या है, तो कह सकते हैं आधुनिक परिभाषा में कि वे परमाणु या वे शुद्ध पदार्थ जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, वे शुद्ध पदार्थ जो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। कह सकते हैं वे शुद्ध पदार्थ जो समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। ये बात हो गई हमारे तत्व की। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की अवधारणा या परिचय की बात करते हैं। तो तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की अवधारणा है क्या, या अगर हम बात करें परिचय, तो परिचय है क्या, पहले हम परिचय के बारे में समझते हैं। बात कर सकते हैं तत्वों की आवर्ती वर्गीकरण की अवधारणा या परिचय की हम बात कर सकते हैं। परिचय, तत्वों की आवर्ती वर्गीकरण की अवधारणा या परिचय। तो रसायन विज्ञान के उदय के समय अगर बात किया जाए, जब रसायन विज्ञान की खोज हुई तो उस समय बहुत कम तत्वों की हमें जानकारी प्राप्त हुई, लेकिन धीरे धीरे निरंतर खोजों के उपरांत बहुत सारे तत्वों की खोज हो गई, जिससे इन तत्वों को याद करना या इनके गुणों को समझना थोड़ा सा कठिन हो गया। तो इनके गुणों को समझने के लिए, इन तत्वों के वर्गीकरण के लिए वैज्ञानिकों ने अपने अपने नए नियम प्रस्तुत किए, और उन्होंने कैसे इनको एक निश्चित क्रम में या आवर्त या वर्ग के रूप में रखा जाए, जिससे इनके गुणों में समानता भी प्रदर्शित हो जाए, समान प्रकार के गुणों को एक साथ रख दिया जाए, असमान प्रकार के गुणों को एक साथ रखा जाए। इस प्रकार से इनको वर्गीकृत करने के लिए उन्होंने अपने नियम प्रस्तुत किए और बताया उन्होंने कि किस प्रकार से इन तत्वों को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो हम पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा परिचय के बारे में। तो परिचय में हम लोग लिख सकते हैं रसायन विज्ञान के उदय के समय रसायन विज्ञान के उदय के समय बहुत
कम तत्व ज्ञात थे, परंतु निरंतर खोज के उपरांत तत्वों की संख्या बहुत अधिक हो गई, जिसके कारण तत्वों को अलग अलग उनके गुणधर्मों के आधार पर अध्ययन करना कठिन हो गए। वैज्ञानिकों ने इन तत्वों के अध्ययन को सरल बनाने के लिए इनका वर्गीकरण किया। वर्गीकरण का तात्पर्य है कि तत्वों को एक स्थान पर वर्ग या आवर्त में समान गुणों के आधार पर रखा गया। तो हम लोग समझ सकते हैं कि जो तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की अवधारणा थी, जब वैज्ञानिकों को तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि रसायन विज्ञान के उदय के समय बहुत कम तत्व थे, लेकिन निरंतर खोज के उपरांत बहुत सारे तत्वों की खोज हो गई, तो इन तत्वों को याद करना या इनका अध्ययन करना बहुत कठिन हो गया इनके गुणों के आधार पर। तो इनके गुणों के आधार पर इनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाए, इनको आसानी से याद किया जाए, वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए और उन्होंने उसको जो मत के अनुसार रखा कि समान प्रकार वाले तत्वों को या उनके गुणों के आधार पर एक साथ रखा जाए, चाहे आवर्त में रखा जाए या वर्ग में रखा जाए। इस प्रकार से उन तत्वों को वर्गीकृत किया गया। तो ये जो वर्गीकरण था, ये था उसकी अवधारणा या परिचय की बात। अब हम बात करते हैं कि आधुनिक समय में कितने तत्वों की खोज है। तो हम कह सकते हैं आधुनिक समय में अब तक कुल 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है, जिसमें से 92 तत्व प्राकृतिक जिसमें से 92 तत्व प्रकृति में मुक्त या संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और शेष तत्व
कृत्रिम विधियों द्वारा बनाए गए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कुल अगर तत्वों की बात किया जाए तो 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है, जिसमें से 92 तत्व जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त किए गए तथा शेष तत्व कृत्रिम विधियों के द्वारा बनाए गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं तत्वों के वर्गीकरण के विकास की। तो देखते हैं तत्वों के वर्गीकरण के विकास के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने अपना अपना मत प्रस्तुत किया या अपना अपना नियम दिया कि किस प्रकार से तत्वों के वर्गीकरण या तत्वों को उनके आवर्तों के आधार पे, वर्गों के आधार पे, उनके गुणों के आधार पे, समानता के आधार पे कैसे रखा जाए। पहले हम लोग मौखिक के रूप में इसको समझते हैं, फिर एक एक को परिभाषा लिख लिख कर इसका वर्गीकरण किया जाएगा। तो सबसे पहले अगर विकास की बात किया जाए तो बर्जीलियस वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, जब तत्वों की खोज हुई तो इन्होंने तत्वों को दो भागों में बांटा, एक धातु और अधातु। मतलब तत्वों का जो वर्गीकरण किया वो धातु और अधातुओं के आधार पे किया। मतलब तत्वों का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया, धातु और अधातु के आधार पे, धातु और अधातु के आधार पर, और धातु और अधातु के आधार पर। लेकिन इन्होंने उपधातुओं की कोई विशेष जानकारी नहीं दी, इसलिए इनका नियम स्वतः विफल हो गया। फिर बर्जीलियस के बाद दूसरे वैज्ञानिक आए प्राउट महोदय। अब प्राउट महोदय ने तत्वों को याद करने के लिए या उनके अध्ययन की सुविधा के लिए अपना एक नियम प्रस्तुत किया। इन्होंने बताया कि जो तत्व होते हैं वो सभी हाइड्रोजन के परमाणु भार के सरल गुणक होते हैं। मतलब ये डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के आधार पर इन्होंने स्पष्ट किया कि जो तत्व होते हैं उनमें परमाणु भार पाया जाता है, और परमाणु भार जो है हाइड्रोजन के परमाणु भार के सरल गुणक के रूप में लिखते चले जाएं, नए नए तत्वों को वर्गीकृत कर सकते हैं। मतलब इन्होंने स्पष्ट किया कि हाइड्रोजन के परमाणु भार के सरल गुणक होते हैं। लेकिन इनका भी नियम सफल नहीं रहा, क्योंकि कुछ ऐसे तत्व थे जिनका परमाणु भार एक पूर्णांक के रूप में, कुछ पूर्णांक के रूप में नहीं था, तो इसलिए इनका भी नियम क्या हुआ, विफल हो गया। फिर अगले वैज्ञानिक आए डाइवो राइनर। इन्होंने दिया तत्वों को क्रम से लिखने के लिए एक त्रिक नियम, इसलिए इसे कहा जाता है डाइवो राइनर का त्रिक नियम। अब जो डाइवो राइनर का त्रिक नियम था, मतलब इन्होंने स्पष्ट क्या किया, बताया कि समान गुणों वाले तीन तत्वों को क्रम से लेने पर पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का माध्य बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता, जो कि परमाणु भारों की जानकारी थी। तो इन्होंने समान प्रकार के तीन तत्वों को लिया, और तीन तत्वों को लेने पर बीच वाले तत्व के भार के बराबर उनका औसत प्राप्त हुआ। अर्थात जैसे हम यहाँ से उदाहरण पूर्वक समझ सकते हैं कि तीन तत्व अगर क्रम से लिए जाएं तो लिथियम ले लिया, सोडियम ले लिया और पोटेशियम ले लिया। लिथियम का परमाणु जो भार होता है वो 7 प्रतीक Li, सोडियम का परमाणु भार 23 प्रतीक Na, पोटेशियम का परमाणु भार 39 और यहाँ से प्रतीक K होता है। तो क्रम से समान गुणों वाले तीन तत्वों को क्रम से लेने पर पहले और तीसरे तत्व का माध्य या औसत माध्य या समांतर माध्य जिसे कहते हैं। तो पहले और तीसरे का माध्य की बात किया जाए तो दो तत्व हैं 7 और 39, तो माध्य की बात है दो तत्व के लिए 2 से भाग दिया गया। दोनों को अगर जोड़ ले 7 + 39 हो गया 46/2, 2 से भाग दिया गया, हल करने पर यहाँ आया 23। अर्थात परिभाषा क्या थी, पहले और तीसरे तत्व का जो औसत माध्य होता है वो बीच वाले तत्व के औसत माध्य के बराबर होता है। मतलब पहले और तीसरे तत्व के परमाणु भारों का औसत माध्य बीच वाले तत्व के परमाणु भार के बराबर होता है। इस प्रकार से तत्वों को क्रम से रखने पर हम तत्वों को वर्गीकृत कर सकते हैं, लेकिन यह भी नियम
सफल नहीं हुआ, कुछ तत्वों पर लागू हुआ, कुछ तत्वों पर लागू नहीं हो सका। फिर अगला नियम दिया, अगले वैज्ञानिक है न्यूलैंड। तो न्यूलैंड ने एक अपना नियम दिया जिसे अष्टक नियम कहते हैं। तो इसे कहा गया न्यूलैंड का अष्टक नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। अब इनका नियम था कि क्रम से 8 तत्वों को लेने पर, क्रम से कितने, क्रम से 8 तत्वों को लेने पर पहले तत्व और आठवें तत्व के गुणों में समानता पाई जाती, समानता पाई जाती है या समान होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, इसलिए इनका भी नियम क्या हुआ, विफल हो गया। मतलब इन्होंने बताया कि क्रम से 8 तत्वों को लिया जाए, पहले वाला तत्व जो होता है उसके गुण 8वें तत्व से, फिर दूसरे वाला, फिर 8वें, फिर तीसरे वाले का, फिर 8वें, मतलब इस प्रकार रखा जाए कि पहले और 8वें तत्वों के गुणों में समानता पाई जाती। लेकिन यह भी नियम सफल नहीं हुआ, असफल हो गए। फिर इसके बाद अगले वैज्ञानिक आए मेंडेलीव। और भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना सहयोग दिया, अपने अपने मत प्रस्तुत किए, लेकिन कुछ हम महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों को जिन्होंने अधिक सहयोग दिया। तो अगली बात कर लेते हैं मेंडेलीव की। तो मेंडेलीव, अब मेंडेलीव ने परमाणु भार को पहले से जानकारी प्राप्त थी, तो इन्होंने परमाणु भारों को आधार मान के उनके बढ़ते हुए क्रम में एक सारणी का निर्माण कर दिया, जिसे मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी कहते हैं। मतलब इन्होंने क्या बना दिया, मेंडेलीव की मूल आवर्त सारणी का निर्माण किया, या जिसे कहा गया आवर्त नियम के नाम से भी जाना जाता है। अब इन्होंने तत्वों को क्या किया, परमाणु भारों को आधार मान लिया, परमाणु भारों को आधार मानकर बढ़ते हुए क्रम में रखने पर एक सारणी का प्राप्त किया, या एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे मेंडेलीव का मूल आवर्त नियम कहते हैं। फिर कुछ तत्वों में समानता नहीं थी, कुछ तत्व विफल हो गए, तो अगले वैज्ञानिक आए मोजले। मोजले ने इसी सारणी में संशोधन कर दिया, संशोधित किया। अब संशोधित क्या किया, मोजले ने समस्थानिकों और संभारिकों की खोज के उपरांत, अब मोजले ने समस्थानिक की खोज किया, संभारिकों को खोज किया और रेडियो एक्टिव तत्वों के बारे में बताया। इसके खोज के उपरांत एक नियम प्रस्तुत किया। अब मोजले ने समस्थानिकों और संभारिकों की खोज के उपरांत एक नियम प्रस्तुत किया, जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। तो अगला जो नियम आया उसे कहा गया आधुनिक आवर्त नियम। अब इसमें जो तत्व थे उनको परमाणु भार आधार न मानकर परमाणु क्रमांक आधार माना गया। मतलब परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में रखने पर एक सारणी का निर्माण हुआ, या तत्वों को वर्गीकृत किया गया, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं। फिर भी कुछ इसमें कमियां थी, फिर मेंडेलीव ने इस सारणी को संशोधित किया। तो अगला फिर से आया, जिसे कहा गया दीर्घाकार आवर्त सारणी, दीर्घाकार आवर्त सारणी, और इसे मेंडेलीव ने दिया। तो इसे दीर्घाकार आवर्त नियम के नाम से भी जानते हैं, दीर्घाकार आवर्त नियम के नाम से जानते हैं। और किसने दिया, मेंडेलीव ने दिया। लेकिन अंतर क्या था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के बढ़ते क्रम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के, मतलब तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के रूप में वर्गीकृत किया गया, और उनके गुणों में समानता प्रदर्शित की गई। इस प्रकार प्रावर्धित या दीर्घाकार आवर्त सारणी का निर्माण हुआ। इस प्रकार तत्वों का वर्गीकरण किया गया, जो 118 तत्वों को धातु, अधातु, उपधातु के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। इस प्रकार से सभी तत्वों का वर्गीकरण संभव हुआ। तो हम लोग अब इन नियमों को लिखकर अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।